शेयर हो गई स्क्रीन। अच्छा, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस करते हैं कि ओके ओके ओके। यहाँ तक हमने क्या किए थे लास्ट क्लास में। असीड प्रपोजिशन बताई थी कि असीड का मतलब होता है एग्री करना, कि इसके साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आती है, वो आती है टू। और कोई इसको मैं बार बार क्लास में रिवाइज करता हूँ कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश एक अलग जो है ना लैंग्वेज है। तो ये जब भी वर्ड दिख जाए इसके साथ हमेशा टू लगाएंगे, आपने उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना है कि माय फ्रेंड विल असीड टू माय विशेस इन दिस मैटर। ठीक है, तो यहां तक हमने किया था लास्ट में। अभी नेक्स्ट जो इडियम है वो है आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ क्वेश्चन इडियम का क्या मतलब होता है, ये भी काफी दफा आता है एसपीएससी में। इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, कि वो चीज जो पॉसिबल ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो इम्पॉसिबल हो। हम बोलते भी हैं ना कि ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो वो क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस, हम उसको कर नहीं पाते, इम्पॉसिबल होता है करना। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल, और ये भी इडियम है। तो सी ऑप्शन है इम्पॉसिबल। ये इतना ज्यादा कॉपी पे रिवाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री बिकेम द चैंपियंस ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जो आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस हुआ है 23 में हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था इंडिया में, जिसमें हमारी पाकिस्तान की टीम भी वहां पे गई थी। ठीक है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। और ये किसने जीता था, आप सबको पता होगा, जिन जिन्होंने मैच देखी होंगी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और ये पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी दफा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो ये एमसीक्यूज भी आपको पता हो, ये छठी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। अभी जो नेक्स्ट होने वाला है ये आपने जरूर याद रखना है। मैं इसका भी क्या कहते हैं, ओलंपिक्स का भी बताया था आपको, 2024 में पेरिस में हुई थी ओलंपिक्स, फ्रांस में। अभी 4 साल बाद 28 में लॉस एंजलिस में होंगी ओलंपिक्स गेम। तो ये भी आपने याद रखना है, 23 में हुआ है इंडिया में, 27 में। ये क्वेश्चन काफी दफा एसपीएससी एक जो नेक्स्ट स्पोर्ट होता है वो पूछता है कि 27 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। ये होगा आई थिंक सो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया में। ये आपने याद रखना है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। ये तीन कंट्रीज होस्ट करेंगी 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये आपको पता हो, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिनोनिम ऑफ सक्सेनेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपने याद रखना है, शॉर्ट के सेंस में होता है ये। शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, कंसाइज हो। ठीक है, यहाँ प्रिसाइज वर्ड भी आता है, किसी चीज को शॉर्ट कर देना। ठीक है, सक्सेनेक्ट उसको कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन में कंसाइज वर्ड है। ये याद रखना है, ये सिनोनियम आता है काफी दफा एसपीएससी में। हु बिल्ट हु बिल्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ होली काबा। ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है कि होली काबा की पहली स्ट्रक्चर किसने बनाई थी। वो बनाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली स्ट्रक्चर होली काबा की बनाई थी। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ एनगुइश। एनगुइश वर्ड का मतलब होता है तकलीफ, जो है ना तकलीफ ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा चीज तकलीफ देती है उसके लिए ये चीज वर्ड यूज किया जाता है। एनगुइश थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। तो अभी इसका जिद पूछा है, एंटोनियम पूछा है, क्या होगा, ये बी ऑप्शन में डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। ठीक है, हैप्पीनेस। इसके साथ दूसरा वर्ड आपने याद रखना, एक दफा पोल्ट्री में आया था वर्ड, वो है व्रेथ। वो भी नेगेटिव वर्ड है व्रेथ। ठीक है, इसका भी मतलब होता है एक्सट्रीमली एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। जी जी, हो रही है। ठीक है, इसका भी क्या मतलब होता है, एंगर। ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये पोल्ट्री में आपके 2023 में आया था। इसका एंटोनियम पूछा था, इसका भी एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम होगा डिलाइट या हैप्पीनेस, खुशी के सेंस में। ठीक है, तो ये आपने दो वर्ड याद रखने हैं, एनग्विश एंड व्रेथ। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। रुदलेस तो आपको पता है, बेरहम को बोला जाता है, एंटोनियम इसका होगा मर्सीफुल। ये वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है, काफी दफा एसपीएससी के वन पेपर्स में आया है, आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का आपने याद रखना है क्या मतलब होता है इस ईडियम का, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड।
या कोई चीज सडन हो जाती है, उसके लिए ये ईडीएम यूज किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो, ठीक है, अचानक से कोई तबाही आ जाए, या कोई सडनली कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें आपके जो है ना, आप कहते हैं ना कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, उसके लिए ये ईडीएम यूज किया जाता है। बट मैंने देखा ये यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम नाउ, इसका भी यही मतलब है, बट एसपीएससी ये वर्ड देता है अनएक्सपेक्टेड। ये आपने वर्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने याद रखना है, आउट ऑफ ब्लू। अगर जब भी ये इडियम आएगा आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड या सडन। ठीक है, अचानक से कोई चीज आ जाए, अचानक से कोई तबाही आ जाए, अनएक्सपेक्टेड हो, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, आउट ऑफ ब्लू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट इडियम क्या है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग इडियम का क्या मतलब होता है, विश यू गुड लक। ठीक है, इसमें इसका तर्जुमा नहीं करना है उर्दू में कि इसकी टांग वगैरह टूट गई है। गुड लक बस सिंपली जहन में बिठाना है, गुड लक। ठीक है, तो किसी को अगर आप कोई एग्जाम पे जाता है, आप कहते हैं ना गुड लक, तो उसके लिए ये इडियम यूज होता है, ब्रेक अ लेग। ठीक है, विश द लक ऑप्शन में मौजूद है। हु इज द करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने काफी क्विज भी आपको भेजी है, उसमें भी बताया है आपको। जो पाकिस्तान के दो हाउसेज हैं, एक होता है सेनेट, दूसरा है नेशनल असेंबली। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग स्पीकर्स होते हैं। सेनेट में आपने याद रखना है, एक एक और एमसीक्यूज आता है सेनेट से, कि सेनेट में टोटल कितनी सीट्स हैं पाकिस्तान में, 96 सीट्स हैं। ये आपने क्लियर कट याद रखना है, काफी दफा ये भी क्वेश्चन आया है। पाकिस्तान के सेनेट जो है पाकिस्तान का, जिसमें सेनेटर्स बैठते हैं, उनमें ओवरऑल सीट्स हैं 96। पहले 100 थी, अभी जो फाटा को मर्ज किया गया था केपीके के साथ, तो उसने 4 सीट्स को रिड्यूस किया गया, तो आपने याद रखना है 96 हैं अभी सीट्स। और इनका जो सेनेटर्स का टर्म होता है वो भी आपने याद रखना है, जैसे एमएनएस 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, सेनेटर 6 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। ये भी आपने टर्म भी इनका याद रखना है सेनेटर्स का। सेनेट से ये बता दिया। अभी जो करंटली चेयरमैन भी आप याद रखें कौन है सेनेट का, वो है यूसुफ रजा गिलानी, ये चेयरमैन है, सेनेटर हैं। तो जो सेनेटर्स बैठते हैं उनकी जो क्या कहते हैं असेंबली चलती है, उनको ये देखता है यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन। तो डिप्टी कौन है, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी का, तो डिप्टी है सैदल खान नासिर। ठीक है, ये डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के। और सरदार अयाज सादिक कौन है, सरदार अयाज सादिक जो है ये नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की, उसके स्पीकर हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली के, ये वीओ में क्वेश्चन आया था सरदार अयाज सादिक से। तो चेयरमैन नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों का आपको पता हो कि इनका क्या कहते हैं स्पीकर, सेनेटर का जो सेनेट का जो स्पीकर चेयरमैन होता है, उसको स्पीकर की तरफ देखा जाता है, और नेशनल असेंबली में उसको स्पीकर बोला जाता है। डिप्टी कौन है सेनेट का, सैदल खान नासिर, और चेयरमैन खुद कौन है, यूसुफ रजा गिलानी। और सेनेटर्स 6 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, और ओवरऑल सीट्स हैं पाकिस्तान में 96। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एनालॉजी, ये भी आती रहती है। एनालॉजीज का मतलब होता है कि पेयर, सिमिलर पेयर बनाना, जो एक आपको पेयर देगा वो वही सेम ऑप्शन में से आपको पेयर बनाना है, ये एनालॉजी का होता है। वो अभी वो चीजें सिमिलर भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं। ठीक है, आपने उनका जो है ना पेयर बनाना है, कि वो एक पेयर आपको देगा, दूसरा आपसे पूछेगा क्या पेयर दिया हुआ है, परजोरी एंड ओथ। ठीक है, परजोरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ लाइंग। ठीक है, झूठ बोलना, परजोरी। ओथ क्या होता है, हम जब भी देखते हैं, आप जो भी फॉर सपोज कोई पॉलिटिशियन होता है या जिसको कोई अच्छी सीट मिलती है, तो उससे ओथ लिया जाता है, कसम उठाते हैं या हलफ उठाते हैं, तो उसको ये ओथ कहा जाता है। तो उस सेंस में ये क्या है, परजूरी कर रहा है, मतलब एक टफ लाइन, कसम उठा के झूठ बोल रहा है। ये पेयर हमें उसने दिया है, तो इसमें आपने रिलेशनशिप इसका देखना है कि इनका रिलेशनशिप क्या बनता है, कि पहले वो कसम उठा रहा है, उसके बाद ये उस कसम से मुकर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो सेम रिलेशनशिप हमने अभी ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा सिमिलर बनता है, जो उसने दिया है ऑप्शन में, इसका मतलब होता है एनालॉजीज। ठीक है, आर्किटेक्ट, ड्राफ्ट्समैन, ये कोई है ही नहीं, ये दोनों प्रोफेशनल लोगों के नाम से। सेकंड ऑप्शन में देखें, एम्बेजलमेंट एंड ट्रुथ। ठीक है, अभी ट्रुथ क्या है, सच्चाई को बोला जाता है। एम्बेजलमेंट किसको बोला जाता है, डिसऑनेस्टी को बोला जाता है। कोई भी चीज ऑनेस्टी से जो नहीं की जाती उसको एम्बेजलमेंट कहा जाता है।
तो अभी आप इसका रिलेशनशिप अगर बनाएं, तो ये क्या है, इसने पहले कसम उठाई, ओथ उठाया, उसके बाद वहां से मुकर गया, झूठ बोला। तो यहाँ पे क्या है, सच्चाई है, ट्रुथफुल है। ठीक है, सच्चाई। और एम्बेजलमेंट क्या है, डिसऑनेस्टी, मतलब किसी के साथ सच्चाई करके फिर धोखा देना। ये दोनों किस सेंस में, धोखे के सेंस में। तो ये बी ऑप्शन आपका सेम फिट हो रहा है जिस वो जो उसने एनालॉजी दी है। और डिसरिस्पेक्ट एज, इसका कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा। तो परजूरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ लाइंग, कसम उठा के मुकर जाना कसम से। और सच्चाई दिखा के फिर पीछे से डिसऑनेस्टी करना, तो ये सेम रिलेशनशिप बन रहा है। इसका हल करने का एक ही हल होता है कि आपकी थोड़ी सी वोकेबलरी अच्छी हो, ताकि आप वर्ड्स की माना कर पाए, तब जाके एनालॉजी बनती है। बट ये पास्ट पेपर से कॉपी पेस्ट होती है, जैसे इस दफा चाक और क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड की आई थी। तो वो भी पास्ट पेपर से कॉपी पेस्ट थी। तो ये सच आपके सामने आ जाए तो आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनियस? एक्रीमोनियस बोला जाता है तलख को, ठीक है, खट्टा। बट जो तलख होते हैं उनके सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है, बिटर के सेंस में। ठीक है, इसका एक ही वर्ड आता है बिटर, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 26 पे क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड बिकॉज इन द सेंटेंस। क्या सेंटेंस दिया है कि शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड ग्रोसरीज। हमेशा याद रखिएगा एक बात, कि जब भी दो सेंटेंसेस आपको दे, उसके बीच में कोई वर्ड दे दे, जैसे ये दिया हुआ है, ये होता है काम कंजक्शन का। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है कि वो दो सेंटेंसेस को, क्लासेस को आपस में मिलाता है। वरना इसकी और जो है ना, फिजिक्स और ज्यादा है, कुछ होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इतनी डिटेल में नहीं जाना है आपसे, ये ऐसे ही बेसिक पूछेगा जो इसने पूछा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन। आपने क्या करना है, देखना है कि दोनों सेंटेंसेस मौजूद हों और बीच में कोई वर्ड हो, जैसे एंड भी आता है, ठीक है, सो भी आता है, येट भी आता है। ये सारे कंजक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। देखे ना सेंटेंसेस क्या है, शी वेंट टू द स्टोर, एक ये सेंटेंस है। दूसरा क्या सेंटेंस है, शी नीडेड ग्रोसरीज। ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको बीच में मिलाने का काम किसने किया है, जो है ना, कनेक्ट का काम किसने किया है, बिकॉज ने किया है। तो बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ये पूछ रहा है कि बिकॉज इस सेंटेंस में क्या है, कंजक्शन होगा। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना। ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपका। ये एक ये सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है, इन दोनों को कनेक्ट किसने किया है, बिकॉज ने किया है। तो बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये काफी आते रहते हैं। एराडाइट, एराडाइट वर्ड भी आता है एसपीएससी में। इसका मतलब होता है स्कॉलर हो, कोई कोई प्रोफेशनल हो, ठीक है, आलिम हो, उसके लिए एराडाइट वर्ड यूज किया जाता है। अभी इसका पूछ रहा है एंटोनियम, जिद पूछ रहा है क्या होगा। ये शार्ट, प्रोफेशनल, ये नहीं, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। फिर क्या है, ये अकाउंट्स ऑफिसर 17/1/2024 का पेपर है। द एंटोनियम ऑफ डर्थ। डर्थ बोला जाता है कमी को, कोई चीज लेकनेस हो, किसी चीज की कमी हो। ठीक है, तो इसका जिद पूछ रहा है, जिद क्या होगा, कोई चीज भरी हुई हो। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत ही जखीर हो, बहुत ही ज्यादा चीजें भरी हुई हो, फिल्ड हो। तो ये डर्थ भी आता है एक एंटोनियम सिनोनिम्स में। तो आपने याद रखना है डर्थ का क्या होता है एंटोनियम, मतलब पता हो, डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अबंडेंस होगा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, वीओ में भी आ सकता है, फ्रूगल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है, आप सिंपल ही समझ लें, कंजूस को कहा जाता है, जो बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करता है, उसको फ्रूगल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पूछा है जिद, एंटोनियम। एंटोनियम क्या होगा, जो बहुत ही ज्यादा सखी दिल इंसान हो, बहुत ही ज्यादा ज्यादा पैसे खर्च करता हो। रिच नहीं करना है, रिच एक जनरल वर्ड है। एक्स्ट्रावेगंट, एक्स्ट्रावेगंट बोला जाता है जो बहुत ही ज्यादा खर्च करता है या बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ाता है। फ्रूगल बोला जाता है कंजूस को, जो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है। तो इसका एंटोनिम हमेशा जब भी पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में जरूर एक्स्ट्रावेगंट देगा। ये तो ये भी आपने याद रखना है। ये मुझे स्ट्रक्चर आपको बतानी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफी दफा एसपीएससी में आई है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश डैश माई हॉलीडेज। ये ग्रामर की स्ट्रक्चर है जो आपने अंग्रेजी में याद रखनी है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू,
ये आप याद रख लें, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये फिक्स स्ट्रक्चर है, कभी चेंज नहीं होगी। इसके साथ पूछी जाती है वर्ब, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसके साथ आपने हमेशा याद रखनी है नेक्स्ट जो वर्ब आएगा वो आएगा इंग फॉर्म वाला, आईएनजी। ये ऑप्शन है, याद रखना है लुकिंग फॉरवर्ड। काफी दफा आया है सीएसएस में भी, सेंटेंस करेक्शन में ये जो है ना वर्ड आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जो आपने वर्ब लगानी है ऑप्शन में देखनी है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ हो। यहाँ इसको कहा जाता है ग्रामर में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपने पढ़ी होंगी, एक होती है ना सिंपल फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में आप लगाते हैं आईएनजी, इंग फॉर्म उसको कहा जाता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा इंग फॉर्म लगाई जाती है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है और यही एमसीक्यूज में काफी दफा आती है, बच्चों को कंफ्यूज करती है। आपने सिंपल ही जहन में बिठाना है, जब भी ये वर्ड दिख जाए लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको देगा इसमें आपने ऑप्शन में देखना है कि आईएनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो क्या है, पहले ऑप्शन में भी स्टार्टिंग दिया है, सेकंड में टू स्टार्ट दिया है, सी में स्टार्ट दिया है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, आईएनजी लगेगा। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि स्टार्टिंग यहाँ भी है, डी में भी स्टार्टिंग है। मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि फिक्स स्ट्रक्चर है लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, यहाँ पे इसने मिस की है, टू को मिस किया है, खुद मिस किया है। वरना इसका जो देने का मकसद था वो इस तरीके से देता कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दे के फिर फिल इन द ब्लैंक्स देता। बट आपको क्लियर होना चाहिए फिक्स स्ट्रक्चर क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आपने देखना है डी ऑप्शन में टू स्टार्टिंग है, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये फिक्स स्ट्रक्चर है, अगर वो टू खुद देता है तो आपने सिंपली आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब देखना है जिसकी लास्ट में इंग होगा। ठीक है, ये आपने क्लियर कट याद रखनी है स्ट्रक्चर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी काफी दफा आता है, गिव अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन इज टर्म्ड एज, मतलब सिर्फ अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ही फेवर करना। इसके लिए क्या वर्ड आता है इंग्लिश में जो आपने याद रखना है, सुना भी होगा आपने, नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म किसे कहते हैं, जो सिर्फ अगर फॉर सपोज कोई अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ है तो आप देखेंगे वो सिर्फ अपने बच्चों को ही ऊपर लेके आएगा, अपने रिश्तेदारों को ऊपर लेके आएगा, किसी और गरीब को नहीं लेके आएगा। तो इसको जर्नली इंग्लिश में कहा जाता है नेपोटिज्म। तो ये अगर वर्ड आ जाए, गिविंग अनड्यू फेवर टू ओन किथ एंड किन, मतलब अपने बच्चों और रिश्तेदारों को ही फेवर करना, तो इसके लिए नेपोटिज्म कहा जाता है। पाकिस्तान वाज ऑफिशियली रिमूव्ड फ्रॉम फाटफ ग्रे लिस्ट ऑन विच डेट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बता रहा हूँ, ये भी काफी दफा आया हुआ है। फाटफ क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रख लें, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1980s में इसको बनाया गया था। इसका काम था कि जिस कंट्री में टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन उसको देखती है, फिर उस पर सैंक्शंस लगाती है। इसके पास दो लिस्टें होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में जिस कंट्री को ये फाटफ डालता है उसको वार्निंग करता है कि आप अपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करें वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाता है फिर उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करता, कोई जो है ना क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली जो है ना रेगुलेशंस उस कंट्री के साथ किसी कंट्री के नहीं होते। इसकी ब्लैक लिस्ट में दो कंट्रीज हैं अभी, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया। आपको पता है इनको डालने की वजह क्या है दोनों की। नॉर्थ कोरिया, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फाटफ ने डाला था 2018 में। ठीक है, 2018 में फाटफ ने पाकिस्तान को डाला था ग्रे लिस्ट में, वार्निंग दी थी कि आपके कंट्री में टेररिज्म है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तो पाकिस्तान को ऑफिशियली यहाँ से रिमूव किया गया, और यही क्वेश्चन आता है, काफी दफा आया है एसपीएससी में, कि पाकिस्तान को फाटफ की ग्रे लिस्ट से कब रिमूव किया गया। आपने डेट याद रखनी है, 21 अक्टूबर 2022 को। 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया। ये रिमूव वाला जरूर पूछता है वो क्वेश्चन, ये आता है तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। मेरी मैथ्स, ये भी इंग्लिश की वोकेबलरी में आपने याद रखना है, ये भी आता रहता है। इसका मतलब होता है जॉयस। मेरी मैथ्स का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, चीयर, खुशी के सेंस में। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, सारो होगा, गम। अच्छा, ये अभी नेटो पे मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड इन विच कंट्री, नेटो क्या है, नेटो नॉर्थ
एन से नॉर्थ, ए से एटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नेटो को बनाया गया। अभी इसके करंटली मेंबर अगर पूछे जाएं कितने, करंट अफेयर्स में याद रखना है 32। कौन बनाए रिसेंटली 2024 में इसका मेंबर, वो है स्वीडन। ये यूरोपियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने याद रखना है। स्वीडन अभी इसका रिसेंटली मेंबर बना है नेटो का। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की। इसका मतलब होता है कि एक यूरोपियन कंट्री पे हमला अगर किसी ने किया तो सारे 32 के 32 उस पे हमला करेंगे। ये नेटो का जो है ना क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है। एक ही मुस्लिम कंट्री नेटो का मेंबर है, ये भी आपने याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मुस्लिम कंट्री नेटो की मेंबर है। वो है टर्की, या जिसको तुर्की कहा जाता है। तो तुर्की इसका मेंबर है नेटो का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, ये आपने याद रखना है। बेल्जियम कंट्री है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आता है ब्रुसेल्स, तो आपको क्लियर होने चाहिए दोनों नाम। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर नेटो का मौजूद। नेटो का मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कब बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कितने मेंबर हैं, मुस्लिम कंट्री सिर्फ तुर्की इसका मेंबर है। द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दुनिया में ओशन कौन सा है? सबको पता होगा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। दूसरा याद रखना है एटलांटिक भी क्या है, 5 ओशन हैं, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। ये दुनिया में बड़े बड़े ओशन है। एटलांटिक से आपने याद रखना है, ये कमर्शियली अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ओशन कमर्शियली यूज किया जाता है ट्रेड वगैरह के लिए, वो होता है एटलांटिक ओशन। और सबसे छोटा ओशन कौन सा है? वो है आर्कटिक ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आर्कटिक होगा, बिगेस्ट या लार्जेस्ट आ जाए तो पैसिफिक होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पाकिस्तान इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान कौन से नंबर पे है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? तो आपने याद रखना है 5th नंबर पे है। पाकिस्तान 5वें नंबर पे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कौन है आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट में आप चाइना करेंगे, चाइना नहीं करना है। फर्स्ट पे अभी है इंडिया। पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ी कंट्री दुनिया में है इंडिया। सेकंड पे चाइना है। तो पाकिस्तान आता है 5th नंबर पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ये भी काफी क्वेश्चन आ चुका है टाउन ऑफिसर में, म्यूनिसिपल ऑफिसर में, ये काफी क्वेश्चन एसपीएससी ने ये वाला निकाला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स इन डोमेस्टिक फॉर कूलिंग। कूलिंग के लिए जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, उनमें कौन सी गैसेस होती है? आपने याद रखना है अमोनिया। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। अमोनिया आपने याद रखना है, ये गैस यूज की जाती है कूलिंग के लिए फ्रिज वगैरह में। व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ कायदे आजम, ये भी आपने याद रखना है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर हैं पाकिस्तान के, इनकी मदर टंग थी गुजराती। क्या थी? गुजराती। ये भी आपने याद रखना है। ये देखें एनालॉजी फिर आ गई। फिर मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि एनालॉजी को करते कैसे हैं। डिटोरियोरेट, इम्प्रूव। डिटोरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना। क्या करना? बिगाड़ना। इम्प्रूव का क्या मतलब है? आपको पता है, किसी चीज को फिर सेट कर देना या उसकी मरम्मत कर देना। तो ये क्या पेयर बन रहा है? ये क्या जो है ना एनालॉजी बन रही है कि एक के अपोजिट है ये दोनों। मतलब कोई चीज इंप्रूव है, उसको फिर खराब किया जा रहा है, डिटोरियोरेट किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। तो आपने वही सेम ऑप्शन देखना है जिसमें ऐसा रिलेशनशिप बनता हो। एक चीज बन रही हो या इम्प्रूव हो रही हो, वो दूसरी चीज उसको खराब कर रही हो, या उसके अपोजिट में हो। या सिंपली मैं बताऊं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट हैं। तो हमें रिलेशनशिप वो बनाना है जो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑब्स्टिनेट एंड ट्रैक्टेबल। ऑब्स्टिनेट बोला जाता है जिद्दी को। कोई एक बंदा एक चीज पे बैठ जाए कि भाई बस सिर्फ यही ठीक है, उसको बोला जाता है जिद्दी। तो ये क्या है? ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल मतलब किसी को रास्ते पे लाया जाए, एक जगह पे खड़ा किया जाए या सीधी राह पे लाया जाए तो उसको ट्रैक्टेबल कहा जाता है। तो किसी को सीधी राह पे लाया जाए, फिर उसको ऑब्स्टिनेट किया जाए, मतलब वो एक ही बात पे जो है ना क्या कहते हैं, जिद करके बैठ जाए। तो ये इसका रिलेशनशिप बन रहा है जैसे इम्प्रूव से कोई चीज बिगड़ रही है। तो इस तरीके से एनालॉजी को किया जाता है। यह भी मैंने आपको क्लासेस में क्वेश्चन करवाया हुआ है। विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड इन आई डोनेशन।
ये भी एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरीडे साइंस जो आपके सिलेबस में मौजूद है, एवरीडे साइंस। तो उसका क्वेश्चन है कि जो बंदा आई डोनेट करता है तो उसका कौन सा पार्ट लिया जाता है। आई में आपने पार्ट्स पढ़े होंगे ना, आइरिस होता है, कॉर्निया, रेटिना। तो आपने याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पार्ट डोनर आई का यूटिलाइज किया जाता है आई डोनेशन में, तो वो होता है कॉर्निया। आई का पार्ट है कॉर्निया, वो लिया जाता है डोनर से। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है नेपाल में। कौन सी है, नाम भी याद रख लें, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पूरी दुनिया में हाईएस्ट पीक है, जो है ना माउंटेन की। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे मौजूद है, नेपाल में। अगर सेकंड पूछी जाए कि सेकंड कहाँ पे है, वो एक K2 जो पाकिस्तान में है। K2 जो है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पीक। फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, सेकंड नंबर पे K2 जो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपने फिर K2 करना है। ठीक है, पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे K2 है, और पूरी दुनिया में K2 सेकंड नंबर पे। विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, वो आपने याद रखना है, नेशनल स्टेडियम कराची में जो है। ये पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट के हवाले से। विच इज द नोन एज द सिटी ऑफ स्क्राइपर्स, स्क्राइपर्स मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हो, बहुत ही ज्यादा बुलंदी वाली बिल्डिंग्स हो। तो वो किस सिटी को कहा जाता है, वो कहा जाता है न्यूयॉर्क को। यह भी जीके का क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। न्यूयॉर्क को कहा जाता है सिटी ऑफ स्क्राइपर्स। न्यूयॉर्क किसकी स्टेट है, यूएसए की स्टेट है। यूएसए में ओवरऑल 50 स्टेट्स हैं, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, 50। व्हाट इज द मीन ऑफ इक्विनोक्स, ये जियोग्राफी की टर्मिनोलॉजी है वर्ड मैप की। इक्विनोक्स का क्या मतलब होता है, आपने सिंपली याद रखना है, इक्वल से। इसका मतलब होता है जब दिन और रात जो है इक्वल हो जाए। जब उन दिन और रात की ड्यूरेशन इक्वल हो जाए उसको कहा जाता है टर्मिनोलॉजी इक्विनोक्स। ये भी काफी दफा एसपीएससी में आया है, इसका मतलब पूछा जाता है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है, रुकावट। रुकावट होता है, ये भी वर्ड आपने याद रखना है, स्टम्बलिंग ब्लॉक। दूसरा रुकावट, रुकावट के लिए क्या होता है, हर्डिल। हर्डिल का भी मतलब होता है रुकावट डालना। तो इसका आपको सिनोनिम पता होना चाहिए। ये अभी कुछ ऐसा है कि पास्ट पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था, आपने याद रखना है, एलेक्जेंडर ग्राम बेल। एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। थॉमस एडिसन से भी क्वेश्चन आता है, इसने बल्ब को इन्वेंट किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब को थॉमस एडिसन ने बनाया था। और टेलीफोन को इन्वेंट किया था एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया और पॉपुलेशन, 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, जिसको बरे आजम कहा जाता है। सबसे बड़ा जो बरे आजम है एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो आपका है एशिया। ठीक है, कौन सा है, एशिया। एशिया में ओवरऑल कंट्रीज हैं 48, 48 कंट्रीज हैं, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी, एरिया के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा है। ये आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, तो फिर आपने करना है अफ्रीका। कंट्रीज अगर पूछा जाए तो वो होगा अफ्रीका। ठीक है, सेकंड नंबर पे एरिया के हवाले से अफ्रीका बड़ा है, पहले नंबर पे एशिया है। ये तो वीओ में भी क्वेश्चन, वेटनरी में भी आ चुका है। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ह्यूमन या एनिमल में कौन सा है, वो है आपने पढ़ा होगा फीमर। ठीक है, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के नेल्सन मंडेला एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, वो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये। इससे क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कितनी साल जेल काटी थी, तो आपने याद रखना है 27 साल इनको कैद किया गया था। ये साल पूछे जाते हैं नंबर, कि कितने साल इनको जेल में रखा गया नेल्सन मंडेला को, 27 साल। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वैसे भी ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस कब इसको बनाया गया था, आपको डेट बताई थी, ईयर भी बताया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म होती है। उसके बाद इन्होंने बैठ के कहा कि भाई अभी दुनिया में अमन को कायम करना चाहिए, जैसे लोग जंग ना कर सकें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन यूएनओ, जिसको कहा जाता है। अभी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अभी करंटली अगर मेंबर पूछे जाएं तो 193 इसके कंट्रीज मेंबर हैं। कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था यूएनओ को। ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, कब सेपरेट हुआ था हमसे, वो आपने डेट याद रखनी है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? आपने याद रखना है ग्रीनलैंड, जिसका अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भी स्पीच करते हैं कहते हैं कि मैं इस पे कब्जा करूंगा ग्रीनलैंड पे। तो ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, आइलैंड है। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ माउस? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग माउस का प्लूरल क्या होगा? आपने याद रखना है माइस, MICE। इसके साथ एस नहीं मिलानी है, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपने उसने माइसिस भी करके दिया है आपने। सिंपली माइस इसका प्लूरल होगा, माउस का। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? आपने याद रखना है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, सिंपली चिल्ड्रेन्स नहीं करना है, चिल्ड्रेन प्लूरल है चाइल्ड का। सी ऑप्शन में मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? ये अभी आईबीए में भी आया था, सकर आईबीए के पेपर ग्रेजुएशन कैटेगरी में, कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ी स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? आपने याद रखनी है मैंड्रियान। मैंड्रियान जो है ये चाइनीज लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंग्लिश नहीं करना है। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? आपने याद रखना है इंग्लिश एंड उर्दू, ये आपको पता होगा। इन विच ईयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड, पाकिस्तान का पहला आइन कब प्रोमलगेट किया गया था? आपने याद रखना है 1956 को, 56 को, 23 मार्च, डेट भी बता देता हूँ, 23 मार्च को पहला आइन आया था पाकिस्तान का। ठीक है, 1956। पाकिस्तान का सेकंड अगर पूछा जाए, पाकिस्तान में 3 आइन आ चुके हैं। सेकंड पाकिस्तान का आइन आया था 1962 को। फिर थर्ड पाकिस्तान का आइन आया था 1973 को, जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था, जो अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में, वो थर्ड आइन है 1973 वाला। तो ये 3 आइन पाकिस्तान में आ चुके हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। कश्मीर डे हम कब मनाते हैं? अभी भी बनाया था 5 फरवरी को। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चेकी ऑन डैश डे, चेकी ये बलोचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया था, पहली टेस्ट पाकिस्तान ने चेकी के मकाम पे की थी। कब की थी? पाकिस्तान ने की थी 28 मई 1998 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पाकिस्तान 28 मई 1998 को न्यूक्लियर पावर बना था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर बना था। 1974 में इंडिया ने की थी न्यूक्लियर की टेस्ट, उसके बदले में जुल्फकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि हम ग्रास खा लेंगे बट एटम बम जरूर बनाएं, क्योंकि खतरा था, डेटरेंस थी। तो पाकिस्तान ने फिर जाके 1998 को एटम बम बनाया था, और उसकी पहली टेस्ट की थी यहाँ पे चेगी के मकाम पे। तो ये आती है डेट, आपने याद रखनी है। किंजर लेक कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में। यूएन बॉडी कंसर्निंग विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग यूएन की कौन सी बॉडी है? आप सबने देखे होंगे, इनके स्कूल्स बने हुए, यूनिसेफ। यूनिसेफ का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये यूनिसेफ का मतलब है, ये चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग काम करती है। वेन वाज द मोहनजोदड़ो इन हराप्पा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनको कब डिस्कवर किया गया था? ये डेट आपको पता होनी चाहिए, ईयर ये था 1922 में। सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने वहां पे जो है ना खुदाई करवाई थी लाड़काना में और हराप्पा पंजाब में। वहां पे ये जो है ना डिस्कवर हुए थे मोहनजोदड़ो इन हराप्पा। डाटर ऑफ ईस्ट ये किताब है, ये किसने लिखी है? ये डाटर ऑफ ईस्ट किताब लिखी है बेनजीर भुट्टो ने। ये सभी क्वेश्चंस आते रहते हैं।
लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है पूरी दुनिया में? वो है नाइल रिवर, या नील रिवर इसको कहा जाता है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इस्लामियात में काफी दफा क्वेश्चन पढ़ा है, नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? रेन के टाइम, शॉर्टेज ऑफ रेन के टाइम ये नमाज पढ़ी जाती है। दूसरी नमाज आपको बताई थी इस्लामियात में, खसूफ। नमाज खसूफ चांद गिरन में, लूनर इक्लिप्स में पढ़ी जाती है। और दूसरी होती है नमाज कसूफ, वो पढ़ी जाती है सूरज गिरन, जिसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय किसने लिखा है पाकिस्तान का कौमी तराना? वो लिखा था हफीज जालंधरी ने। ये इंटरव्यू में भी काफी दफा पूछते हैं, हफीज जालंधरी ने नेशनल एंथम पाकिस्तान का लिखा था। तो यहां तक करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे